and welcome back to Humanities. I am Purva and in today's video we are going to cover our chapter number 11 from class 12th history which is Rebels and the Raj. तो Rebels and the Raj की आज हम पूरी शुरुआत से लेके एंड तक एनसीईआरटी कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी इस वीडियो में, राइट. सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस. एज यू ऑल नो कि ये सीयूईटी के साथ साथ क्लास 12th बोर्ड्स पे भी फोकस करती है पूरी वीडियो. सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. पूरी अच्छे से क्लैरिटी आएगी, घबराना नहीं है, राइट. एंड ऑब्वियसली अगर हमको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो टाइम की इन्वेस्टमेंट तो देनी ही पड़ेगी. तो अगर थोड़ी सी भी लंबी वीडियो है, डोंट पैनिक, पूरी वॉच करो. पूरा टाइम आपका 100% फ्रूटफुल रहेगा एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. चलिए, सो एज वी ऑल नो द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो, पहले हम पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को एक बार स्किम थ्रू करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए एंड क्या हम थोड़ा बस रीडिंग करके काम चला सकते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एज वी ऑल नो कि ये जो फर्स्ट पेज होता है ये हमारा फोकस पेज होता है. इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया जाता है पूरे चैप्टर का, क्लियर है. उसके बाद पैटर्न ऑफ द रेबेलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका क्वेश्चन आंसर आता है ना इस चैप्टर से वो इसी पे बेस्ड होता है मोस्टली, ठीक है. 80% ऑफ द टाइम यहीं से आता है कि भैया व्हाट वाज द सिमिलर पैटर्न फॉलोड बाय द रेबल्स. क्लियर है. आगे चलते हैं. लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट पता होना चाहिए. ये वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था इसका पैटर्न वाला, और ये लीडर्स एंड फॉलोअर्स वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसमें मैं बताऊंगी कैसे क्या याद करना है, घबराने की बात नहीं है. आगे चलते हैं. र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, ये एकदम स्टोरी की तरह है, बहुत ईजी है ये वाला चैप्टर ना, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, आपको मजा आएगा पढ़ते वक्त, ठीक है. वाई डिड पीपल बिलीव इन र्यूमर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन आंसर्स के पर्सपेक्टिव से. अवध इन रिवोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा चैप्टर ना एक्चुअली स्टोरी की तरह है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, काफ़ी इजी है एंड काफ़ी फन है. अवध वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ. अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आवर माउथ वन डे, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. इधर से तो आता ही आता है प्रश्न, ठीक है, या फिर सब्सिडरी अलायंस शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा. आगे चलते हैं. ये पूरा वही तालुकदार्स वाला ओवरव्यू है यहाँ पे कि कैसे तालुकदार्स वर ऑल्सो अ फिगर ऑफ रिप्रेशन. वॉट द रेबल्स वॉन्टेड, इस पे सीधा एक क्वेश्चन आता है कि रेबल्स चाहते क्या थे. उसमें हम ये सारे सब पॉइंट्स, द विजन ऑफ यूनिटी, ठीक है, अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, ये सब कंबाइन करके लिखते हैं. द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर. क्लियर है. मैं पूरा आपको समझाऊंगी, ठीक है. रिप्रेशन की बात करें कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ये इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, इस रिवोल्ट को दबाया, ख़त्म किया, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. उसके बाद आगे चलते हैं. जो लास्ट टॉपिक है, इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. ये आपको बस पढ़ के जाना है कि कौन सी इमेज क्या बताती है, बट ये नहीं आता, राइट. बट वही है कि हम स्किप नहीं करेंगे कुछ भी. तो इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट पे हम इन इमेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं. ये चीज़ें, ये आप फिगर्स देख रहे हैं ना कि ये क्या दिखा रही हैं, ये किसने बनाई, राइट, ठीक है. चलिए, सो हमने सारे टॉपिक्स एनालाइज कर लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. चलिए, तो हम इस चैप्टर में जो 1857 में रिवोल्ट हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. अब भैया ये रिवोल्ट क्या थी, कैसे हुई, उसका बेसिक हम यहाँ से पढ़ेंगे. देखिए कब शुरू हुई, 10 मई 1857 को, जब सिपॉयज, अब सिपॉयज क्या होते हैं भैया, यानी कि इंडियन सोल्जर्स हु आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे आर नोन एज सिपॉयज. क्लियर है भैया. चलिए, इन द कंटोनमेंट एरिया ऑफ मेरठ, मेरठ से शुरुआत हुई इस म्यूटिनी की. म्यूटिनी यानी कि ये छोटा सा रिवोल्ट. क्लियर है. आगे चलते हैं. फिर भैया ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुंची, इन्फेंट्री तक पहुंची, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, फिर कैवेलरी तक पहुंची, जो घुड़सवार सोल्जर्स होते हैं, और फिर सिटी तक, ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंची. क्लियर है. चलिए, तो हमारी सिपॉय से शुरू हुई और ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंच गई ये मूवमेंट. क्लियर है. सब यूनिफाई होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने लगे. अब इस रिवोल्ट में था क्या, क्या प्रोसेस था भैया. वो सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर करते थे. बेल ऑफ आर्म्स क्या था, इट वाज अ स्टोर रूम जहाँ पे सारे वेपन्स वगैरह रखे होते थे ब्रिटिश के, तो वो वहाँ से चुरा लेते थे सारे इंडियन सोल्जर्स, ठीक है. और फिर वो क्या करते थे, वाइट पीपल को, ब्रिटिशर्स को अटैक करना शुरू करते थे. उनके बंगलोज, उनकी प्रॉपर्टी को जला देते थे, राख कर देते थे. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लेते थे, जैसे कि द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी एक्सेट्रा.
क्लियर है? द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वाज कट, वो कम्युनिकेशन लाइन काट देते थे ताकि कहीं भी और ब्रिटिशर्स अपना मैसेज ना पहुंचाएं और सोल्जर्स ना बुला लें, राइट, ताकि उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कट हो जाए। क्लियर है? फिर भैया ये मेरठ से कहाँ पहुंचे? दिल्ली की तरफ पहुंचने लगे। क्लियर है? फिर क्या होता है दैट द सिपॉयज अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, वो रेड फोर्ट पहुंचते हैं सुबह 11 मई की सुबह। 10 मई को यहाँ शुरुआत हुई, 11 मई को वो पहुंच गए दिल्ली में रेड फोर्ट। क्यों भैया? क्योंकि जो हमारे ये आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, किसका पोर्ट्रेट है? द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। अब ये कौन से वाले मुगल एम्परर हैं जो हमने लास्ट स्कियोन ऑफ द मुगल डायनेस्टी पढ़ा था ना अपना 9th चैप्टर के अंडर, राइट? बहादुर शाह जफर 2 वही हैं ये भैया, राइट? अभी ब्रिटिश रूल भी आ गया है और मुगल एम्परर जो लास्ट हैं वो दिल्ली में है। ठीक है, समझे बात? कनेक्टिविटी हो रही है ना जो चैप्टर्स पढ़ा, ठीक है? सो नो मोर कंफ्यूजन। वहां पे उनका वो एसेंट लेने गए सिपॉयज कि भैया आप हमारी इस रिवोल्ट को अपना एसेंट दो। अब भैया क्या हुआ, जो एम्परर थे वो इतने प्रेशर में आ गए लोगों के कि उन्हें हाँ ही बोलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इतने सारे सिपॉयज आ गए और वो विदाउट फॉलोइंग द कोर्ट एटिकेट, जो कोर्ट के नॉर्म्स हमने पढ़े थे, राइट, तो तरीके से तहजीब से आना, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। प्रेशर से इतने सारे लोग आके एम्परर को कहने लगे तो ऑटोमेटिकली बेचारा एम्परर क्या करेगा? अपना एसेंट, अपनी हाँ दे देगा। तो भैया इस तरीके से इस रिवोल्ट को क्या मिल गई? एक लेजिटिमेसी मिल गई, अ काइंड ऑफ लेजिटिमेसी, यानी कि एक ठप्पा लग गया रूलर का कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आई बात समझ में? चलिए, अच्छा भैया अभी रिवोल्ट हो क्यों रही थी? वो सिपॉयज आए और उन्होंने एम्परर को बताया कि भैया जो हमें बुलेट्स मिली हैं, बंदूकों की, गन्स की जो बुलेट्स होती हैं वो काओ और पिग के फैट से कोटेड हैं और हमें उन्हें अपने टीथ से चबाना होगा, तो ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा, राइट? द ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू करप्ट द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। दिस वॉज द मेन इशू। इस बात पे ये पूरी रिवोल्ट हो रही थी। सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, अब हमने एक ओवरव्यू देख लिया है कि ये पूरा सियापा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब हम इसकी डेप्थ में चलेंगे। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू पैटर्न ऑफ द रेबेलियन। भैया अगर हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखें तो चीज़ें पहले एक जगह से शुरू हुई, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा सिपॉयज से, और फिर टाउन्स और सिटीज़ में पहुंची ऑर्डिनरी मैन से। तो एक तरीके से ऐसे स्विफ्टली चीज़ें मूव हो रही थी, राइट? बट ये सारा जो तरीका था रिवोल्ट का, ये एक सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड था, यानी कि हर कोई एक ही तरीके से रिवोल्ट कर रहा था। और वो क्या तरीका था, ये जो हम अभी एक ग्रीन हाईलाइट में पढ़ेंगे। हाउ द म्यूटिनीज बिगैन, यानी कि शुरुआत कैसे हुई। क्या करते थे सिपॉयज? सबसे पहले वो एक एक्शन देते थे विद अ सिग्नल। ये आपके पॉइंटर्स हैं जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, यही आप आंसर में लिख के आएंगे। सो द सिपॉयज बिगैन विद एन एक्शन। या तो वो ऐसे फायरिंग कर देते थे, ठीक है, या फिर वो ऐसे साउंड बेल बजाते थे। क्लियर है कि सब शुरू हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। उसके बाद क्या करते थे? दे सीज्ड द बेल ऑफ आर्म्स, जो स्टोर रूम होता था जहाँ पे सारे वेपन्स रखे होते थे ब्रिटिश के, एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी, जो उनकी ट्रेजरी है जहाँ पे उनका सारा कैश माल सब कुछ रखा हुआ है, उसको भी जाके पूरा रैंसैक कर देते थे, लूट लेते थे। ठीक है, उसके बाद वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू करते थे, सारे उनके खाते, सारे रिकॉर्ड्स जला देते थे। ठीक है, उसके बाद भैया जो मोटिव था वो क्या था कि एवरीथिंग एंड एवरीवन बिलोंगिंग टू द वाइट मैन बिकेम अ टारगेट। जो भी फिरंगियों से अटैच्ड है वो हमारा टारगेट है और उसको हम खत्म कर देंगे। क्लियर है? प्रोक्लमेशंस वर इशूड। प्रोक्लमेशन का मतलब क्या होता है? प्रोक्लमेशन यानी कि नोटिफिकेशंस, सबको अनाउंसमेंट की जा रही है कि भैया हर कोई, हिंदू मुस्लिम सब साथ में आओ और मिलके हम फिरंगियों को भगाएंगे। सो एक यूनिफिकेशन थी, एक यूनिटी थी इस टाइम पे, तभी ये रिवोल्ट इतनी ज़्यादा एक मैसिव रेबेलियन में बदल गई। क्लियर है? अब भैया हमने पढ़ा था कि सिपॉयज के साथ साथ फिर ऑर्डिनरी लोग गांव और विलेज टाउन से भी आने लगे, इकट्ठा होने लगे। तो जब ऑर्डिनरी लोग आए तो क्या टारगेट्स वाइंडन हो गए, वो भैया मनी लेंडर्स के साथ साथ रिच लोगों को भी टारगेट बनाने लगे। इंस्टेड ऑफ फिरंगी तो थे ही थे, साथ में कौन? मनी लेंडर्स, जो हमारे साहूकार थे और रिच पीपल, उनको भी वो ऐसे लूटने लगे। क्यों? बिकॉज दे सॉ देम एज ऑपरेसर्स एंड अलाइज ऑफ द ब्रिटिश, कि भैया ये तो ब्रिटिश लोगों के साथ हैं, इनके दोस्त हैं और इनके साथ मिलके हम पे रूल करते हैं।
क्लियर है, ऐसे वाइडन हो रही थी ये मूवमेंट और उसके टारगेट्स। तो भैया दिस इज हाउ द म्यूटिनी क्विकली एस्केलेटेड इनटू अ रेबेलियन। पहले इसको म्यूटिनी बोला गया पर फिर ये एक रेबेलियन में बदल गया, इसका स्केल बहुत ज्यादा इनहैंस हो गया, लार्ज हो गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब ऑब्वियसली इतने सडन तरीके से कोई भी रिवोल्ट होगी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो मई और जून के महीने में तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया अगेंस्ट द रिबेल्स। उनका जो पूरा सिचुएशन था उसको क्या बोला गया, दैट द ब्रिटिशर्स कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। जैसे जब हम एक कार्ड जैसे खड़े खड़े करके एक घर नहीं बना देते और एक कार्ड गिर जाए तो पूरा घर गिर जाता है, राइट, वैसे ही ब्रिटिशर्स का रूल एकदम कोलैप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पे कि ये जो सिमिलैरिटी इन पैटर्न है ये कैसे आई, हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे सिपॉयज ने शुरू किया, फिर यहाँ के लोग भी इकट्ठा हो गए, फिर यहाँ भी हो गए और इवेंचुअली ये इतनी बड़ी आर्मी बन गई। ये कम्युनिकेशन थी कैसे? तो अगर इतनी सिमिलैरिटी है पैटर्न में तो ऑब्वियसली प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है लोगों के बीच में, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉय लाइंस। अब सिपॉय लाइंस ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स, अब सबके अलग अलग कैंटोनमेंट एरिया होते हैं, राइट। अगर एक कैंटोनमेंट एरिया का हमारा आर्मी का नाम है 7th अवध इरेगुलर कैवलरी, दूसरी का नाम है 48th नेटिव इन्फेंट्री, तो यहाँ से इधर कम्युनिकेशन पहुँच रही है। सो इट वॉज बाय द 7th अवध इरेगुलर कैवलरी जिन्होंने मना कर दिया कि हम ये न्यू कार्ट्रिजेस, ये न्यू बुलेट्स हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इन्होंने यही मैसेज 48th नेटिव इन्फेंट्री को पहुंचा दिया कि भैया हमने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नाम आपको याद नहीं करना है, ये बस वो जो बेस कैंप होता है उसका नाम होता है। इन्फेंट्री जो फुट सोल्जर्स होते हैं, कैवलरी जो घुड़सवार सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे नाम दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ वर दीज प्लान्स मेड, हु वर द प्लानर्स? अब देखो कनेक्टिविटी तो एक कैवलरी से दूसरी इन्फेंट्री तक हो रही है, ठीक है, क्यों पास पास रह रहे सोल्जर्स अपना संदेश पहुंचा पा रहे हैं। ये प्लानिंग कैसे करी इन्होंने, कैसे कोऑर्डिनेशन आई? अब इसमें यहाँ पे एक इवेंट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक कैप्टन हियर से थे जो अवध मिलिट्री पुलिस में थे और उन्हें इंडियन सबऑर्डिनेट्स ने प्रोटेक्शन दिया कि हम सर आपको कुछ नहीं होने देंगे इस रिवोल्ट में, आप चिंता मत कीजिए। बट एट द सेम टाइम 41st नेटिव इन्फेंट्री जो थी, जो दूसरा बेस कैंप था, उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों, हम तो सारे फिरंगियों को मार रहे हैं तो इनको भी मारेंगे। बट जो उधर के उनके सबऑर्डिनेट्स थे उन्होंने मना कर दी। तो ये मैटर कहाँ पे पहुंच गया? पंचायत में ऑफ द नेटिव ऑफिसर्स, जो इंडियन ऑफिसर्स थे, इंडियन। सो चार्ल्स बॉल ने लिखा कि भैया हमारा जो कानपुर में जो सिपॉय लाइंस थी उनमें पंचायत वाज अ नाइटली अकरेंस। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ठीक है, वो लोग ग्रुप में साथ बैठते थे और कलेक्टिवली डिसीजंस लेते थे। सो मे बी प्रोबेबली वहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग हो जाती थी। ये हमारा सोर्स निकल के आया है। ऑब्वियसली हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वी कैन नॉट बी सर्टन कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। क्लियर है? दस द सिपॉयज वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रेबेलियन। क्लियर है? वो अपने खुद के डिसीजंस ले रहे थे, कोई और आके उनको भड़का नहीं रहा था। दे वर द ओन डिसीजन मेकर्स। चलिए अब हम चलते हैं लीडर्स एंड फॉलोअर्स पे कि ये जो रिवोल्ट हुई, क्या इसमें कोई लीडर्स थे, कोई ऐसे भी लोग थे जो इन पूरे सिपॉयज एंड ऑर्डिनरी मैन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना सिखा रहे थे, रिवोल्ट करना बता रहे थे, जो लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। क्लियर है? तो भैया ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को फाइट करने के लिए लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड। हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना पड़ेगा और एक लीडर ही वो सबको गाइड कर सकता है। ठीक है? सो क्या किया? सो द रेबेल्स टर्न्ड टू दोज जो पहले से लीडर्स थे इवन बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ब्रिटिशर्स से आने से पहले भी जो लीडर्स रह चुके हैं उनको उन्होंने अपॉइंट किया। कि इन्होंने रेबेल्स ने, सिपॉयज ने, ऑर्डिनरी मैन ने। क्लियर है? चलिए सबसे पहले क्या हुआ था? दैट द सिपॉयज रश टू दिल्ली एंड ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू को उन्हें एक लीडरशिप दे दी और एक लेजिटिमेसी गेन कर ली इस पूरी मूवमेंट पे कि भैया दैट द एम्परर हैज ऑल्सो
गिवन द एसेंट दैट ही इज विद अस, एंड अब हम किसी से डरेंगे नहीं, हमारे पास एक ठप्पा है। क्लियर। उसके बाद देखिए अब हम अदर माइनर स्केल जो अलग अलग जगहों पे लीडर्स बने वो पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो हम कनेक्ट करेंगे, आप अपने नोट्स में सिंपली लिख लीजिएगा। देखिए इन कानपुर कौन था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कानपुर। नाना साहिब वॉज मेड द लीडर। क्लियर है। और वो कौन थे, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो कानपुर से नाना साहिब को लीडर अपॉइंट किया रेबेल्स ने। उसके बाद झांसी में कौन थी लीडर, झांसी की रानी। ये सारे लीडर्स कोई खुद से आगे नहीं आए, ये पॉपुलर प्रेशर के अंडर लोग उन पे ऑलरेडी इतना यकीन कर रहे हैं, इतनी आशाएं जुड़ी हुई हैं नॉर्मल लोगों की उनके साथ, तो उन्हें ये लीडरशिप अज्यूम करनी ही पड़ी। ठीक है। तो झांसी से हमारी झांसी की रानी, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है। उसके बाद देखिए बिहार में कुंवर सिंह ने लीडरशिप ली। ठीक है भैया। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये मैप वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड आंसर भी लीडर्स एंड फॉलोअर्स पे आ जाता है। अवध में आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें कौन लीडर उभर के आया, बिरजिस कदर। ठीक है। तो अवध में द लीडर वॉज बिरजिस कद्र। क्लियर है। अ यंग सन ऑफ द नवाब। ठीक है। द यंग सन ऑफ द नवाब। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि आपको पहले से ही लीडर होना है, काफ़ी सारे ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन एंड रिलीजियस मैन ने भी लीडरशिप अज्यूम करी। कैसे भैया, मेरठ में एक फ़कीर थे जो काफ़ी बार एलिफेंट पे राइड करते हुए दिखे, जो सिपॉय से काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलते थे। तो मेरठ में एग्जाम्पल किसका है, हमारे पास फ़कीर का। चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ में मैनी रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स ऑल्सो प्रीच द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो लखनऊ में रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट्स। उसके बाद लोकल लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन थे लोकल लीडर्स हमारे भैया, शाहमल। शाहमल इन उत्तर प्रदेश। क्लियर है। शाहमल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरूत इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक सब डिस्ट्रिक्ट में बरूत में शाहमल ने लीडरशिप ली। और गुनु A tribal cultivator of Singhbum in Chota Nagpur became a rebel for the coal tribals in the region। ये पूरा हमारा CUET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ आ सकते हैं इस पे। क्लियर है, सब कुछ समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज पे। अब हम समझेंगे कि ये जो भैया बुलेट कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये र्यूमर था, ये क्या था, ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई, राइट। चलिए अब स्टोरी टाइम है, अच्छे से इंजॉय करो। देखो, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। अब ऑब्वियसली आप एक जगह सुन लोगे कि ऐसा ऐसा हुआ तो आप बहुत इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आपका मन करेगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, राइट। सो यही र्यूमर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं फॉर मूविंग पीपल टू एक्शन, यानी कि लोग रिवोल्ट करें। क्लियर है। चलिए समझते हैं क्या हुआ। ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये जो अफवाह है कि भैया हम तुम्हें कार्ट्रिजेस दे रहे हैं, बुलेट्स दे रहे हैं विच आर कवर्ड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, और हम आपका रिलीजन एंड कास्ट को करप्ट करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं, ये एक अफवाह है। इट इज़ अ र्यूमर और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। बट आप सबको पता है कि अफवाह और र्यूमर्स कितनी जल्दी फैलते हैं, कितनी तेज़ी से फैलते हैं। ऐसा ही तब भी हुआ। अब ये ऐसी अफवाह है जिसका ओरिजिन ट्रेस हो सकता है, जिसका हम रूट्स पे जा सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुई। तो क्या हुआ कि एक लो कास्ट खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही, एक ब्राह्मण सोल्जर से पानी मांग लिया कि आप प्लीज़ मुझे पानी पिला दोगे अपने लोटे से। ब्राह्मण ने कहा, हाय क्या बोल रहे हो, मेरा लोटा भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा लोटा तो डिफाइल हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा, बिकॉज द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द ब्राह्मण्स लोटा, जो अनटचेबिलिटी में तब बिलीव करते थे। क्लियर है। तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स में खलासी ने क्या बोला कि
मैं तेरा लोटा खराब कर रहा हूँ, अब देखना ब्रिटिशर्स तुम्हारा कैसे सारा रिलीजन भंग करेंगे, क्योंकि वो जो कार्ट्रिजेस हैं वो तो पिग और काव के फैट से कवर्ड हैं, ठीक है। उसने बदले में ऐसा बोल दिया, और फिर एक बंदे को बोला तो समझो 100 लोगों को बोला, फिर 1000 लोगों को बोला, ये र्यूमर फैलता चला गया। क्लियर है? सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ दिस र्यूमर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे दैट दिस वाज नॉट द ओनली र्यूमर, और भी बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे उस टाइम। क्या क्या थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बना रही है टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये क्या करना चाहते हैं, ये हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दिस लेड टू द सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। आगे देखिए एक और अफवाह कि ब्रिटिशर्स ने आटा जो होता है ना उसमें बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स मिलाया है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सारे सिपॉय सारे लोग आटा लेना खरीदना बंद कर देंगे, कि क्या पता ऐसा सच में हो। क्लियर है? ये कुछ अफवाहें थी जो उस टाइम फैल रही थी। द रिस्पॉन्स टू द कॉल फॉर एक्शन वॉज री इन्फोर्स्ड बाय द प्रोफेसी। अभी तक तो र्यूमर्स पढ़े, अब प्रोफेसी क्या करी गई कि ऑन 23 जून 1857 क्या होगा, ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा ही इंस्टिगेट कर रहे थे इंडियन लोगों को अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्लियर है? और भैया इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि र्यूमर्स तो फैल ही रहे थे, साथ साथ में क्या फैल रही थी, रोटियां, चपातीज वर बीइंग सर्क्यूलेटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, बट इसका सिग्निफिकेंस हमें नहीं पता है। वी डोंट नो कि इसका मतलब क्या था, हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। क्लियर है? चलिए, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन र्यूमर्स? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आएंगे फैक्टर्स that led to the revolt of 1857। र्यूमर्स में कोई कब बिलीव करता है, जब उनके पास एक ग्राउंड है उसे बिलीव करने का, पहले से कुछ ऐसी चीज़ें करी हुई हैं ब्रिटिशर्स ने जिसके कारण इंडियंस अब जो भी अफवाह आ रही है उस पर बिलीव करें, हाँ यार ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही इतना कुछ किया हुआ है हमारे साथ। ठीक है, तो अब क्या किया हुआ है, वो ग्राउंड क्या है, हम उसको एनालाइज करेंगे। So as mentioned by me, rumors circulate only when they resonate with the deeper fears and suspicions of the people। जब एक ग्राउंड है बिलीव करने का, राइट? चलिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है कि जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स तब निकाल रहे थे 1820s में, वो एक जरिया है टू बिलीव कि हाँ ऐसी र्यूमर्स वैलिड हैं। क्या थी वो पॉलिसीज? जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, अडॉप्शन किया पॉलिसीज एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज किया जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। दिस वाज वन सच पॉलिसी। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं हम उनके जैसा बन जाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी के थ्रू, इसी पॉलिसी पे बेस्ड उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो वेस्टर्न साइंसेज और लिबरल आर्ट्स पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़, दैट द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड लॉज टू अबॉलिश कस्टम्स लाइक सती एंड द री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज, कि भैया अब हिंदू विडोज को परमिशन दे दी गई री मैरिज की, और सती जैसे क्रूअल कस्टम्स को हटा दिया गया। तो भैया अब कस्टम्स, जो एज ओल्ड प्रथाएं चली आ रही हैं, आप उसको चेंज करने की सोचेंगे। जो नॉर्मल पीपल है वो तो यही समझेंगे कि आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उनको एकदम से बदल देना चाहते हैं। क्लियर है? उनको वो आपको एज एन ऑप्रेसर, एज एन ईविल पर्सन ही देखेंगे कि आप उनके टोटली अगेंस्ट हैं। फिर आगे और चलते हैं बड़ी चीज़ों पे। क्या किया, पहले मैंने बताया था ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब को कवर किया, इन सब को एनेक्सेशन, इन सब पे कब्जा किया। उसके बाद मिस गवर्नमेंट के बहाने देखे कि यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही है, और ये जो राजा ने अडॉप्ट किया था सन, ये नहीं बन सकता वारिस, ये किंग नहीं बन सकता क्योंकि ये इलीगल है, ये वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इस अडॉप्शन को। इन दोनों बेसिस पे वो और टेरिटरीज को एनेक्स, उनको कॉन्कर करना, उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और इनमें से कौन सी एक टेरिटरी थी, अवध। क्लियर है?
अवध की जो एनेक्सेशन हुई थी बाय द ब्रिटिशर्स, वो एक बहुत बड़ा रीजन था ऑफ पीपल बिलीविंग ऑल द रूमर्स। क्लियर है? अभी हम आगे पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध कैसे क्या क्यों हुआ, और वहाँ पे कब्जा करके क्या किया ब्रिटिशर्स ने, खुद की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, अपना खुद का सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओन लॉज एंड देयर ओन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। क्लियर है? चलिए, तो भैया ये वो रीजंस है जिसके कारण एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई एंड र्यूमर्स स्प्रेड विद रिमार्केबल स्विफ्टनेस। बहुत आसानी से र्यूमर्स फैल रहे थे और लोग उन्हें बिलीव कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, अब हम चलते हैं अवध पे कि भैया रिवोल्ट के टाइम अवध में क्या हुआ। अब अवध कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं। दिस इज अवध, एकदम लखनऊ के पास, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? मैप ये सबसे इंपॉर्टेंट मैप है। ओके, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ये किसने बोला? ये लॉर्ड डलहौजी जो 1851 में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बोला। किसके लिए? अवध के लिए, कि अवध तो एक चेरी है जो बहुत जल्दी हमारे मुंह में ड्रॉप करेगी, यानी कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे। सो 1856 में 5 साल बाद फाइनली क्या हुआ? ब्रिटिश एम्पायर ने अवध पे भी कब्जा कर लिया फॉर्मली। क्लियर? कैसे किया ये? काफ़ी स्टेजेस में ये कॉन्क्वेस्ट हुई। सबसे पहला स्टेप क्या था? सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर देना अवध पे इन 1801। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है? ये पूरा बॉक्स है, समझाया गया है कि इसमें सबसे पहले तो नवाब की जो आर्मी थी, जो उनके पास मिलिट्री फोर्स थी, उसको उनसे छीन लिया गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स को नवाब ने अलाउंस दी कि आप अपने ट्रूप्स इस एरिया में लगा दीजिए। सो ब्रिटिशर्स की ट्रूप्स लग गई उस एरिया में, यानी कि पावर ऑफ कंट्रोल किसके पास है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ना कि नवाब के पास। और वो किसके अकॉर्डिंगली सारी फैसले लेंगे? ब्रिटिश रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग, जो अब कोर्ट का हिस्सा बन चुके हैं। सो सारी पावर कहाँ शिफ्ट हो गई? नवाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। सब्सिडियरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एक बार क्विकली इसको एनालाइज करते हैं। सब्सिडियरी अलायंस वाज अ सिस्टम डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798. All those who entered into such an alliance with the British had to accept certain terms and conditions. क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी? ये जब पूरी होंगी तभी आप एक सब्सिडियरी अलायंस में माने जाएंगे। सबसे पहली बात कि भैया ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है आपकी सुरक्षा के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट ऑफ पावर, यानी कि जो सारी मिलिट्री आर्मी है वो ब्रिटिशर्स एम्प्लॉय करेंगे, वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। क्लियर है? इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई, फॉर एग्जाम्पल अवध, ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स की आर्मी ट्रूप्स खड़े होंगे वहाँ पे। यानी कि जो अवध है वो नवाब ही उनका खर्चा पानी करेगा। किसका? जो ट्रूप्स एम्प्लॉयड है बाय द ब्रिटिशर्स। उसके बाद जो भी डिसीजन ये अलाय अवध कुछ भी अगर करना चाहेगा वो पहले ब्रिटिशर्स की परमिशन सीख करेगा। तो जैसे हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें अवध पे लगा दी गई थी इन द ईयर 1801. This can be seen as the first step of annexation. So as a consequence क्या हुआ? The Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order within the kingdom. ठीक है? He could no longer assert control over rebellious chiefs and तालुकदार्स. अब बेचारे नवाब का कंट्रोल ना ही लोगों पे रहा और ना ही ज़मींदार जो थे उन्हीं को तालुकदार्स बोला गया है। एक ही मीनिंग है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तालुकदार्स इज इक्वल टू ज़मींदार्स। क्लियर है? चलिए, अब देखिए ब्रिटिशर्स क्यों हड़पना चाहते थे अवध को, वो क्यों कब्जा करना चाहते थे? सबसे पहली चीज़ तो वहाँ का जो सॉइल था, जो वहाँ की मिट्टी थी, वो इंडिगो प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ कॉटन के लिए भी। सो दिस रीजन वॉज आइडियली लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया, कि ये एक ऐसा रीजन है जो मेन मार्केट बन सकता है अपर नॉर्थ इंडिया के लिए। सबसे पहला रीज़न ये था। और दूसरा रीज़न कि भैया अवध के टेक ओवर से क्या होगा? एक कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो शुरुआत बंगाल से हुई थी वो अब अवध पे आके ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर में है वो टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल हैं। तो देख रहे हैं ये सारा यहाँ से लेके अब अवध कंट्रोल हो जाएगा, तो ये सारा भी हो जाएगा कवर अंडर द ब्रिटिश टेरिटरी। क्लियर है? चलिए, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ये अब हम अवध के लोगों की बात कर रहे हैं। जब
नवाब को निकाला गया तो क्या हुआ, देखिए लॉर्ड डलहाउसीज एनेक्सेशंस क्रिएटेड डिसअफेक्शन इन ऑल एरियाज। अवध में बहुत ही ज़्यादा डिसअफेक्शन क्रिएट हो गया लोगों के बीच में, सब बहुत ज़्यादा सैड थे। कब, जब नवाब वाजिद अली शाह वॉज डीथ्रोन्ड, उनको हटा दिया गया किंगडम से, गद्दी से, तख्त से, एंड एक्साइल्ड टू कैलकटा ऑन द प्ली दैट द रीजन वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड। उनको कैलकटा भेज दिया गया अपने किंगडम से निकाल के। किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से नहीं चल रही है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, मिसगवर्न्ड हो रहा है ये पूरा एरिया। क्लियर है। अब भैया ब्रिटिशर्स ने गलती कहाँ पे करी, यहाँ पे उन्होंने सोचा कि ये जो नवाब है ये तो इसको कोई नहीं ज़्यादा पूछता और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर रूलर थे। क्लियर है। तो क्या हुआ, जब वो निकले कैलकटा के लिए, देयर वर मैनी हु फॉलोड हिम ऑल द वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट, यानी कि सैड सॉन्ग्स, अपना दुख बयां करने के लिए वो उनके साथ साथ निकल गए। क्लियर है। जब ये पूरा सिनेरियो हुआ, व्हेन द नवाब वाज लीविंग, तब ये स्टेटमेंट बोली गई बाय द कॉमन पीपल देयर दैट द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड लेफ्ट लाइफलेस। क्लियर है। चलिए, दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डीथ्रोनिंग ऑफ अवध नवाब। चलिए, और ऐसे ही एक और फोक सॉन्ग था जिसमें बोला गया, द ऑनरेबल ब्रिटिश इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री, अंग्रेज बहादुर आए मुल्क लाई लिन हो। ठीक है। चलिए, अब भैया ये सारा सीन तो हुआ ही हुआ, साथ में इमीडिएट मटेरियल लॉस भी हुआ। अभी तक इमोशनल हमने पढ़ा और कैसे वो कनेक्टेड थे जो सब्जेक्ट्स हमारे रूलर से, नवाब से, वो पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि उनको क्या नुकसान हुआ, मटेरियल लॉस क्या हुआ। अब नवाब गए तो उनके जो कोर्ट में लोग थे उनका भी उनको भी निकाल दिया गया, उनका कोर्ट, उनका कल्चर, सब कुछ खत्म हो गया। दस अ होल रेंज ऑफ पीपल, म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, आर्टिसंस, कुक्स, रिटेनर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स लॉस्ट देयर लिवलीहुड। क्लियर है। उन सबको निकाल दिया गया कोर्ट से, उनकी नौकरी चली गई और उनको इतना सारा मटेरियल लॉस हुआ, क्योंकि अब वो अपना घर कैसे चलाएंगे, काम कहाँ से ढूंढेंगे। क्लियर। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सारे जो सिपॉइज थे, सारे प्रिंसेस, तालुकदार्स, पेजेंट्स एंड सिपॉइज, उनका एक ही एम था, दैट फिरंगी राज हैज़ लेड टू देयर एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब उन्हें इस फिरंगी राज को हटाना है, और जैसे वो पहले रहते थे मुगल एम्परर के टाइम पे जो सब कुछ था, उन्हें वही वापस एस्टैब्लिश करना है। So the revolt became an expression of popular resistance to an alien order. Alien order यानी कि बाहर के लोग, फिरंगी आके हम पे कब्जा कर रहे हैं, हमें बाहर के उसूलों के हिसाब से नहीं रहना, हम जैसे पहले रहते आए हैं बिफोर द ब्रिटिश कंट्रोल, हमें वैसे ही रहना है और उसी में हम खुश हैं। क्लियर। अब देखिए, नवाब को तो डिस्प्लेस किया ही किया, ब्रिटिशर्स ने तालुकदार्स को भी डिस्पोजेस कर दिया। तालुकदार्स कौन है, जमींदार्स। ठीक है, जो अभी तक पिछले चैप्टर में हमने जमींदार्स और तालुकदार्स पढ़े हैं, राइट, जो क्या करते थे, डिस्ट्रिक्ट के एक एरिया पे कंट्रोल करते थे, उनके अंडर वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। दे वर इंटरमीडियरीज बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पेजेंट्स। क्लियर है। चलिए, सो तालुकदार्स ऑब्वियसली पावरफुल थे, उनके खुद के एस्टेट्स होते थे, उनके पास पावर और लैंड होता था, खुद की आर्मी होती थी, फोर्ट्स बनाते थे, एंड दे एंजॉयड अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। क्लियर है। तो ये सब कुछ अब हटा दिया गया। ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के उनकी पावर भी कम कर दी, क्योंकि दे वर अनविलिंग टू टॉलरेट द पावर ऑफ तालुकदार्स, कि कहीं ये भी हम पे साथ मिलके कंट्रोल ना कर ले, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये खड़े ना हो जाएं। क्लियर है। तो तालुकदार्स के साथ भी डिसआर्मामेंट की गई एंड देयर फोर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड, उनसे सारी उनकी आर्मी छीन ली गई और जहां वो रहते थे उनसे वो लैंड छीन लिया गया। फिर क्या किया, द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, एक ऐसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी निकाली जो फर्दर उनकी पोजीशन को एकदम कम कर देती है, उनकी अथॉरिटी को हटा देती है। कौन सी पॉलिसी थी, द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट नोन एज द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। वेरी इंपॉर्टेंट, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। हमने पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद हो, कनेक्शन करते हैं, क्या पढ़ा था,
जो हमारी सेकंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी उसमें जमींदार्स का रोल हट गया था एंड द ब्रिटिश केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेजेंट्स, राइट, जिसमें वो खुद असेस करते थे लैंड और फिर बताते थे कि आपको इतनी पेमेंट करनी है। डू यू रिमेंबर? तो यहाँ देखिए समरी सेटलमेंट में क्या बोला गया है, यही सेम चीज, दैट द तालुकदार्स वर इंटरलोपर्स विद नो परमानेंट स्टेक्स इन द लैंड, कि ये तालुकदार्स तो भैया अपना प्रॉफिट मार रहे हैं और हमारा लॉस हो रहा है इसमें। क्लियर है? अब तालुकदार्स को हटा के हम सीधा किसके साथ सेटल करेंगे? एक्चुअल ओनर्स ऑफ द सॉइल के साथ, पेजेंट्स के साथ अपना रेट फिक्स करेंगे एंड reduce the level of exploitation of peasants while increasing revenue returns for the state। हमारा फायदा होगा और पेजेंट सीधा हमसे कनेक्शन में आके हमें पैसे देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, जो स्टेट का रेवेन्यू था वो तो भैया इंक्रीज हुआ, बट जो पेजेंट्स की हालत थी वो बहुत बुरी हो गई, क्योंकि जो रेवेन्यू उनसे मांगा गया वो 30 से 70% इंक्रीज कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा हाई था। क्लियर है? चलिए, thus neither talukdars nor peasants had any reason to be happy with the annexation। दोनों तालुकदार्स और peasants sad थे by the summary settlement। So the dispossession of talukdars meant the breakdown of an entire social order। डबल कोट्स में आ सकता है। कैसे भैया? सबसे पहला पॉइंट, जो peasants थे वो तालुकदार्स या फिर जमींदार्स के अंडर आते थे और वो उन्हें एक फादर फिगर्स की तरह देखते थे, राइट। ऑप्रेसर्स तो चलो वो कभी कभी मानते ही थे उन्हें, बट दे वर लॉयल टूवर्ड्स देम, राइट। एक फादर फिगर वाली फीलिंग थी, एक लॉयल्टी थी उनके बीच में। और अब जब ये रिलेशनशिप हट गया है, अब पेजेंट सीधा ब्रिटिशर्स से डील करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा अनश्योर थे कि भैया क्या हमें अनसर्टेनिटी के टाइम पे जब क्रॉप फेलियर होगा, हार्डशिप होगी, क्या हमारा जो रेवेन्यू हमें देना है वो डिक्रीज कर दिया जाएगा या फिर हमें और समय दिया जाएगा रेवेन्यू पेमेंट के लिए? जो हमें तालुकदार लोन देता था फेस्टिवल्स के टाइम में, क्या वो ब्रिटिशर्स देंगे? तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो उनके मन में उठ रहे थे। द पेजेंट वॉज डायरेक्टली एक्सपोज टू ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन, यानी कि उन्हें अब रेवेन्यू भी ज़्यादा देना पड़ रहा था और जो वेज थे जो कलेक्शन के, उन्हें ना ही कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी, आपको इस डेट को देना है तो देना है। समझ आई बात? चलिए, सो इन एरियाज लाइक अवध कौन कौन साथ में आ गए फाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स को? तालुकदार्स एंड देयर पेजेंट्स। यहाँ तक कि तालुकदार्स जो इतने लॉयल थे नवाब की तरफ, उन्होंने उनकी वाइफ को बेगम हजरत महल को ज्वाइन किया इन लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और कई लोग उनके साथ व्हेन दे लॉस्ट द फाइट तब भी रहे। अब हम चलते हैं कि सिपॉयज को और क्या दुख था ब्रिटिशर्स के साथ। यहाँ पे हमने तालुकदार्स और पेजेंट्स का तो पढ़ लिया है, दैट दे वर अनहैप्पी। अब सिपॉयज के क्या दुख थे भैया? देखो, द ग्रीवेंसेज ऑफ द पेजेंट्स वर कैरिड ओवर इनटू द सिपॉय लाइन्स। पेजेंट्स सिपॉयज को बता देते थे हमारे साथ ये हुआ है और ये हो रहा है, और ऐसे ही। अब ऐसा कैसे था? क्योंकि भैया जो सिपॉयज थे वो अवध से ही रिक्रूटेड थे, वो वहीं के विलेजर्स थे जो अब सोल्जर्स की तरह एक्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिलीज और दोस्तों के साथ टच में तो रहेंगे ही, तो उन्हें बता दिया जाता था ऐसे ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे अब सिपॉयज के साथ क्या हो रहा था? उन्हें लो लेवल्स ऑफ पे, जो उनकी सैलरी थी, इनकम थी, वो बहुत ज़्यादा कम थी एंड उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी। दे हैड डिफिकल्टी इन गेटिंग लीव। क्लियर है? दीज वर द रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। बट धीरे धीरे काफ़ी और रीजन्स आने लगे। वो क्या रीजन्स थे? एक जो फैक्टर था बहुत बड़ा, वो ये था कि रिलेशनशिप ऑफ सिपॉयज विद द सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा वो चेंज हुई ओवर द टाइम। क्या था? पहले 1820s में वो दोनों अच्छे से रहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें फ्रेंडली वे में ट्रीट करते थे, उनके साथ अपने लेजर टाइम में एक्टिविटीज़ करते थे, रेसलिंग करते थे, फेंसिंग करते थे, हॉकिंग के लिए जाते थे, वो इवन वो हिंदुस्तानी भी जानते थे, तो वो साथ में कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ द कंट्री को प्रपोगेट करते थे। क्लियर है? तो उस टाइम सिपॉयज के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो एक डिसिप्लिनेरियन और फादर फिगर की तरह एक्ट करते थे। बट भैया 1840s में क्या हुआ? एकदम ऑपोजिट हो गया, ये रिलेशनशिप बदल गई। सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ गया ब्रिटिशर्स के अंडर एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग द सिपॉयज एज रेशियल इंफीरियर्स
एंड उनके साथ अब्यूजिवली बिहेव करने लगे और उन पे फिजिकल वायलेंस करने लगे। तो अब कोई आपको ऐसे ट्रीट करेगा, आप ऑटोमेटिकली उनसे दूर रहना चाहेंगे, उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। सो दीज वर द रीजंस दैट द सिपॉयज वर डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिशर्स। सो देयरफॉर जो पहले ट्रस्ट था 1820s के टाइम में, अब वो सस्पिशन में बदल गया। क्लियर है? यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं दैट देयर वर क्लोज लिंक्स बिटवीन द सिपॉयज एंड द रूरल वर्ल्ड, क्योंकि जो सिपॉयज थे वो एक्चुअल में तो विलेजर्स ही थे। बंगाल आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ अवध एंड ईस्टर्न यूपी। हालांकि भैया अवध को तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा गया है क्योंकि बहुत सारे जो सिपॉयज थे वो वहीं से बिलोंग करते थे। सो दिस लिंक ऑफ सिपॉयज एंड द रूरल वर्ल्ड मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इन द कोर्स ऑफ अपराइजिंग, कि वो इतने कनेक्टेड थे, उन सबको पता है कि वहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। तो जब भी सिपॉयज आर्म्ड रिवोल्ट करने वाले होते थे वो मैसेज पहुंचा देते थे और विलेजर्स के उनके भाई बंधु भी इकट्ठे हो जाते थे एंड देन द रिवोल्ट एक्चुअली गेन्ड मोमेंटम और ऐसे रिवोल्ट बढ़ती जाती थी। क्लियर है? चलिए, व्हाट द रेबल्स वांटेड, रेबल्स चाहते क्या थे यार? देखो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो जीतता है वही अपने आप को सिकंदर बताता है, क्योंकि जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। तो यही बताया गया है एज विक्टर्स द ब्रिटिश रिकॉर्डेड देयर ओन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एज वेल एज देयर हीरोइज्म। हमारे पास जो अकाउंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनसे तो हमें जो ब्रिटिशर्स ने लिखा है उसी के बारे में पता चल रहा है और उसी के बेसिस पे हम ये सब डिकोड कर पा रहे हैं। वी हैव वेरी लेस सोर्सेज जो हमें इंडियन सिपॉयज या फिर इंडियन तालुकदार्स के थ्रू मिल रहे हैं। ठीक है? ओनली फ्यू रेबल्स हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकॉर्डिंग द वर्जन ऑफ देयर ओन इवेंट्स। दस अदर दैन अ फ्यू प्रोक्लेमेशंस एंड इश्तिहार्स, यानी कि नोटिफिकेशंस इशूड बाय रेबल लीडर्स टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज, हमारे पास ज़्यादा कोई सोर्स नहीं है। देयरफॉर वी आर हेविली एंड इनएविटेबली डिपेंडेंट ऑन व्हाट द ब्रिटिश रोट, जैसे मैंने आपको समझाया। क्लियर? सो रेबल्स क्या चाहते थे? विजन ऑफ यूनिटी। इस रिवोल्ट में 1857 में हमने देखा है कि वर्ड्स कैसे यूज हुए हैं, रेबल्स, सिपॉयज, है ना, ये सब यूज हुआ है। हमने कभी भी अलग अलग नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम डिवीजन हमने इस रिवोल्ट में नहीं देखा, उल्टा हमने इन्हें साथ में पढ़ा है, प्लस लगाए, हिंदू प्लस मुस्लिम, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिपॉयज एंड रेबल्स। क्लियर है? सो दिस वाज द विजन ऑफ यूनिटी। जो प्रोक्लेमेशंस तब निकले, जो नोटिफिकेशंस निकले, जो अनाउंसमेंट निकली कि वो किन को पहुंची, टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, साथ में आओ और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करो। सो प्रोक्लेमेशंस इशूड बाय इवन मुस्लिम प्रिंसेस और इन देयर नेम्स, उन्होंने भी हिंदू सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा। कैसे? ये देखिए, जो प्रोक्लेमेशन बहादुर शाह जफर ने निकाली उसमें ये लिखा था टू जॉइन द फाइट अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर, यानी कि हिंदू प्लस मुस्लिम्स, क्योंकि इस केस में भैया सबके पास इक्वली टू लूज और टू गेन है, सबका इक्वली नुकसान हो रहा है। वी हैव टू एक्ट लाइक अ सिंगल यूनिट। So these ishtihars, these notification glorified the pre-British Hindu-Muslim past and their unity. Clear है? However, ब्रिटिशर्स ने बहुत चाहा कि हम इनके अंडर डिसअफेक्शन और भेदभाव क्रिएट करते हैं। ऐसी चालें चली कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपीज़ लगाए टू इंसाइट हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, बट ये फेल हो गया। क्लियर है? सो एक विजन ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर था इन द सक्सेस ऑफ दिस रिवोल्ट। जो ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मैंने जैसे बताया कि आप सारे सोर्सेज को बस एक बार रीड करके चले जाओ, वो एनफ रहेगा, आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यूनिटी वाला था। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन। क्लियर है कि क्या चाहते थे रेबल्स? रेबल्स चाहते थे कि जो भी चीज़ ब्रिटिशर्स से और फिरंगी राज से एसोसिएटेड है हम उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दें, हटा दें, उससे बिल्कुल भी टच में ना रहें। दे कंडेम्ड द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशंस, जो उन्होंने कब्जा किया हमारी टेरिटरीज पे, एंड दे सेड दैट ब्रिटिशर्स कुड नॉट बी ट्रस्टेड। क्लियर है? और उनको क्या किस बात का गुस्सा आया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू सेटलमेंट्स निकाली, लैंड होल्डर्स को हटा दिया, उनके लैंड छीन लिए,
फॉरेन कॉमर्स के अंदर जो आर्टिसंस थे, जो वीवर्स थे, उनका भी लिवलीहुड छीन लिया, सबसे उनका घर बार छीन लिया, उनकी रोज की रोटी छीन ली, राइट? So the rebels wanted to restore that world. Which world? Which existed before the British conquest in India. The British were bent on destroying the caste and religion of Hindus and Muslims and converting them to Christianity. तो ये वो नहीं चाहते थे ऐसा हो. So they urged, the sepoys urged for the greater public good, क्योंकि इस सब में हम साथ हैं और हमारे साथ ही जो होगा वो हमें साथ में डील करना पड़ेगा. That is why we have to fight unifiedly to save their livelihood, their faith, their honor and their identity. क्लियर है? पब्लिक गुड के लिए, ग्रेटर गुड के लिए ऑफ द सोसाइटी. ब्रिटिशर्स के साथ साथ किसको टारगेट किया गया? जो सब ब्रिटिश की अलाइज लगते थे, उनके दोस्त लगते थे, और लोकल ऑपरेसर्स, टू ह्यूमिलिएट द एलिट्स ऑफ अ सिटी. जो रिच लोग थे सिटी के, जो मनी लेंडर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, उनकी अकाउंट्स बुक को जला दिया गया. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, राइट? उस टाइम जब ये चीज़ वापस रिपीट हुई, सो द ब्रिटिशर्स फियर्ड कि 1857 की रिवोल्ट में जैसा हुआ था वैसा ना हो जाए. तो ये वही बात हो रही है, ठीक है? So this was seen as rebel against all oppressors. क्लियर है? एवरीथिंग कनेक्टेड विद द ब्रिटिशर्स. वो क्या चाहते थे? एक इक्वल सोसाइटी हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो. क्लियर है? चलिए, द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर, हमारा तीसरा पॉइंट. जो हमारे रेबल्स थे, दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट कुड रिप्लेस दैट ऑफ द ब्रिटिश. क्लियर है? लीडर्स क्या, उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए? भैया, कल्चर ऑफ द कोर्ट, वो वापस से लोगों को अपॉइंट करने लगे. अपॉइंटमेंट्स वर मेड टू वेरियस पोस्ट्स. क्लियर है? द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द पेमेंट ऑफ ट्रूप्स, इनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए. ठीक है? एंड दे मेड प्लान्स टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश. चेंज ऑफ कमांड, यानी कि आर्मी में भी पोजिशंस वर एस्टैब्लिश्ड, एंड दे वांटेड टू गो बैक टू द 18th century मुगल वर्ल्ड, a world that became a symbol of all that had been lost. क्लियर है? चलिए, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए रेबल ने? ताकि वो ये जो डिमांड है वॉर के दौरान, जो उन्हें काम करना है, उसको सपोर्ट कर सके. क्लियर है? अच्छे से ये लड़ाई लड़ सके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. अब हम चलते हैं रिप्रेशन पे, कि ये रिवोल्ट को कैसे दबाया गया, कैसे ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया रेबल्स के अगेंस्ट और इस म्यूटिनी को ख़त्म कर दिया. तो सबसे पहली चीज़ तो बिफोर स्टार्टिंग विद देयर मिलिट्री ट्रूप्स को लड़ाई करने के लिए भेजने से पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक सीरीज ऑफ लॉज निकाली, काफ़ी सारे ऐसे लॉज निकाले जो उनको मदद करेगा जीतने में ओवर द रेबल्स. उसमें क्या था भैया? सबसे पहली चीज़ तो मार्शियल लॉ लगा दिया गया, यानी कि जो ऑर्डिनरी लॉ था वो सस्पेंड हो गया, जैसे हमने इमरजेंसी में पढ़ा था 1975 की. क्लियर है? और अब मिलिट्री के पास सारी पावर आ गई. अगर उनको किसी पे शक भी हो रहा है, इफ दे आर सस्पेक्टेड ऑफ रेबेलियन, तो वो सीधा एक एक्शन ले सकते हैं. जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है, दैट आप एक एप्रीहेंशन पे उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं. सो सीधी पनिशमेंट, डेथ. These were the laws which were created for overcoming this rebellion. उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स ने काम करना शुरू कर दिया. क्या किया? सबसे पहले देखो, 2 एक्शन प्लान बनाए. 2 pronged अटैक. सबसे पहला अटैक क्या होगा? जिसमें हमारा कैलकाटा से, ये देखो मैं आपको मैप में ही दिखा रही हूँ, नॉर्थ इंडिया में आर्मी जाएगी. यहाँ कैलकाटा से शुरू हुई और नॉर्थ इंडिया की तरफ आर्मी मूव करेगी. क्लियर है? पहला हमारा अटैक ये है. और दूसरा क्या है कि भैया यहाँ पंजाब से दिल्ली की तरफ आर्मी मूव करेगी. तो 2 यूनिट्स में इस अटैक को डिवाइड कर दिया. फर्स्ट कैलकाटा इनटू नॉर्थ इंडिया एंड द सेकंड फ्रॉम पंजाब टू रिकॉन्कर दिल्ली, क्योंकि जो मेन पावर है वो कहाँ वेस्ट करती है? दिल्ली में. क्लियर? चलिए, जून 1857 से ये शुरुआत करी, बट कब सक्सेसफुल हो पाए ब्रिटिशर्स? सितंबर में. Clear है? It was in September that the city was finally captured. The fact that the rebels from all over North India had come to defend the Delhi capital, इसीलिए इतना टाइम लग गया ब्रिटिशर्स को against winning this revolt. जब उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, the Britishers realized
कि भैया दे वर नॉट डीलिंग विद अ मियर म्यूटिनी, ये कोई छोटा सा प्रोटेस्ट या लड़ाई नहीं है, दिस वॉज एन अपराइजिंग दैट हैड ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट। इतना सपोर्ट था कि 3/4 ऑफ एडल्ट मेल पॉपुलेशन वॉज अ पार्ट ऑफ द रेबेलियन। क्लियर है? चलिए, कैसे जीते ब्रिटिशर्स? ऑब्वियसली मिलिट्री पावर के थ्रू। द ब्रिटिश यूज्ड मिलिट्री पावर ऑन जाइगेंटिक स्केल, बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने मिलिट्री का इस्तेमाल किया टू डिफेंड देमसेल्व्स। और क्या चालें चली? एक तो उन्होंने मिलिट्री ट्रूप्स का इस्तेमाल करा, और उन्होंने ये चाल चली कि हम बिग लैंड होल्डर्स को और पेजेंट्स को ऑफर देंगे कि आप इस रिवोल्ट से हट जाओ, क्लियर है, अपनी यूनिटी हटा लो, और हम आपको आपके जो एस्टेट्स है, आपका जो लैंड है, वो वापस दे देंगे। ऐसी चालें चली। सो द रेबल लैंड होल्डर्स वर डिस्पोजेस्ड एंड द लॉयल रिवॉर्डेड। जो मान गया उसको हम उसका लैंड वापस दे देंगे, और जो नहीं माना उससे तो हम लड़ाई करेंगे ही करेंगे। सो दीज वर सम अदर फैक्टर्स विच लेड टू द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स। काफ़ी सारे लैंड होल्डर्स मर गए फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड काफ़ी सारे नेपाल में जाके छुप गए और भाग गए। क्लियर है? चलिए, अब हम चलते हैं ऑन टू द लास्ट टॉपिक, इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। अब भैया हम क्या स्टडी करेंगे? वन important record of the mutiny is the pictorial representation। पिक्चर्स से, इमेजेस के थ्रू जो ब्रिटिशर्स ने बताया है और जो इंडियंस ने बताया है, हम उनको समझेंगे। क्लियर है? सो वील बी एनालाइजिंग पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग्स, पोस्टर्स, कार्टून्स एंड बाजार प्रिंट्स। क्लियर है कि इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट से हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं अबाउट द रिवोल्ट। तो सबसे पहले सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। यहाँ पे किस पेंटिंग की बात हो रही है? रिलीफ ऑफ लखनऊ, पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर इन 1859। ये जो पूरा टॉपिक है, ये हमारा MCQ पर्सपेक्टिव से, CUET से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ लिया जाए ये पेंटिंग किसने बनाई थी, कब बनाई थी, और क्या बताना चाहती है। क्लियर है? चलिए, ये पेंटिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ द पेंटिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे। क्लियर है? अब इसमें क्या बताया गया है भैया कि जब रेबेल्स लखनऊ में आए तो हेनरी लॉरेंस, जो वहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को लेके क्या किया? एक फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में छुपा लिया। क्लियर है? लॉरेंस खुद तो मर गए, बट जो रेजिडेंसी थी वो सेफ रही बाय अदर ब्रिटिशर्स। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? सितंबर में जेम्स आउटरैम एंड हेनरी हैवलॉक आए, उन्होंने रेबल फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करी एंड ब्रिटिशर्स को जितवा दिया। क्लियर है? इसमें सारी ब्रिटिशर्स की तारीफ है क्योंकि उन्हीं की पेंटिंग्स है ये। क्लियर है? 20 डेज लेटर कॉलिन कैंपबेल, जो न्यू कमिश्नर थे ब्रिटिश फोर्सेस के, वो आए और उन्होंने रेस्क्यू कर लिया सारे ब्रिटिश गैरिसन्स को, सारे लोगों को। तो इन ब्रिटिश अकाउंट्स द सेज ऑफ लखनऊ बिकेम अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, हीरोइक रेजिस्टेंस एंड द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश पावर। ये पूरा जो सीन है ये कब का है? जब भैया कैंपबेल आए, कॉलिन कैंपबेल आए और उन्होंने सबको वहाँ से बचा के निकाल लिया। देखिए द जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स जो बीच में है, इधर से हमें पता चल रहा है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर। ये फोरग्राउंड में इधर पता चल रहा है कितनी ज़बरदस्त लड़ाई थी, राइट? द डेड एंड इंजर्ड इन द फोरग्राउंड आर टेस्टिमनी ऑफ द सफरिंग ड्यूरिंग द सेज। क्लियर है? So, to the British public, such paintings were reassuring. They created a sense that the time of trouble was past and the rebellion is over. कौन है victorians? कौन है victors? The Britishers. कौन जीता? Britishers. क्लियर है? चलिए अब हम दूसरी पेंटिंग पे चल रहे हैं, which represent English women and the honor of Britain. ये हमारी वो पिक्चर है, इसमें दिखाया है कि बच्चों और विमेन के साथ कितना बुरा हुआ ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ठीक है? रेबल्स ने उनके साथ बहुत गलत किया। सो इस पेंटिंग का नाम है इन मेमोरियम एंड इट वाज पेंटेड बाय जोसेफ नोएल पैटन। ठीक है? हाउएवर इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है रेबल्स का, बट यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश आर्मी उनको बचाने आ रही है। क्लियर है? इट रिप्रेजेंट्स द रेबल्स एज वायलेंट एंड ब्रूटिश इवन दो दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इधर 11.12 फिगर में अभी हम देख सकते हैं कि एक हीरोइक फिगर दिखाया गया है विमेन को, दैट दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द अटैक ऑफ रेबल्स। क्लियर है? मिस व्हीलर की ये जो पेंटिंग है, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट विमेन वर एबल टू डिफेंड देयर ऑनर सिंगल हैंडेडली किलिंग एंड अटैकिंग द रेबल्स। क्लियर है?
ऑब्वियसली क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की पेंटिंग है, रेबल्स हियर वर डीमनाइज्ड, कि वो बहुत क्रूअल थे, बहुत गंदे थे, और दे अटैक्ड विमेन एंड चिल्ड्रन एज वेल। क्लियर है? ये जो बुक नीचे पड़ी है, दिस इज कॉल्ड द बाइबल। क्लियर? चलिए, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। वेंजियंस एंड रेट्रीब्यूशन, कि भैया ब्रिटिशर्स बदला ले रहे हैं। क्लियर है? एक रिवेंज की भावना आ रही। तो यहाँ पे 11.13 फिगर में एन एलिगोरिकल फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस, इस फीमेल फिगर को क्या दिखाया गया है? जस्टिस दिखाया गया है, विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड अ शील्ड इन द अदर। हर पोस्चर इज अग्रेसिव, हर फेस एक्सप्रेसेस रेज एंड द डिजायर फॉर रिवेंज, कि वो रिवेंज ले रहे हैं सिपॉयज से। क्लियर है? और बैकग्राउंड में क्या है? मास ऑफ इंडियन विमेन विथ चिल्ड्रन कावर विथ फियर। सो इस पिक्चर से हम एक रिवेंज की भावना देख सकते हैं, वेंजियंस की। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, ये काफ़ी सारी पिक्चर्स इधर बुक में अपलोडेड नहीं है, यू कैन चेक योर ओन टेक्स्ट बुक फॉर दैट। क्लियर है? चलिए, द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, द अर्ज ऑफ वेंजियंस यानी कि बदला, रेट्रीब्यूशन, क्लियर है, रिवेंज वॉज एक्सप्रेस्ड इन द ब्रूटल वे इन विच द रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? जैसा वो रेबल्स के साथ बिहेव करते थे, दे वर ब्लोन फ्रॉम गन्स, हैंग्ड फ्रॉम द गैलोज, उनको टांग दिया जाता था। इमेजेस ऑफ दीज एग्जीक्यूशंस वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स। क्लियर? चलिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये लायन जो है, ये ब्रिटिश वेंजियंस, ब्रिटिश का बदला दिखा रहा है, उनका उनका रिवेंज दिखा रहा है, और यहाँ पे है बंगाल टाइगर रिप्रेजेंटिंग द रेबल्स। क्लियर? चलिए, नो टाइम फॉर क्लेमेंसी यानी कि माफ़ी, मर्सी, लीनियंसी। क्लियर है? क्या हुआ भैया? जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने बोला कि अब हमें इनके साथ थोड़ा लीनियंटली डील करना चाहिए सिपॉयज के साथ, तभी वो वापस लॉयल्टी गेन बैक कर पाएंगे फॉर अस, तो उनको बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रिटिश प्रेस ने बहुत मॉक किया किसको? जनरल कैनिंग के इस एक्सप्रेशन को, दैट इट इज़ टाइम फॉर क्लेमेंसी, लीनियंसी, मर्सी, उनको माफ़ कर देना चाहिए और ह्यूमनली उनके साथ डील करना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे कार्टून्स बने। इन वन ऑफ द कार्टून्स पब्लिश्ड इन द पेजेस ऑफ पंच, अ ब्रिटिश जर्नल ऑफ कॉमिक सटायर, उन्होंने क्या दिखाया? कैनिंग इज शोन एज अ लूमिंग फादर फिगर विद हिज प्रोटेक्टिव हैंड ओवर द हेड ऑफ अ सिपॉय। क्लियर है कि वो कैसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इंडियन सिपॉयज को, हु स्टिल होल्ड एन अनशीथड स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड अ डैगर इन द अदर, जो बल्कि ब्रिटिशर्स को मारना चाह रहे हैं। एक आयरॉनिक सिचुएशन दिखाई गई है, बोथ ड्रिपिंग विद ब्लड। क्लियर है? ऐसे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है इन इमेजेस का अंडर दिस चैप्टर। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, नेशनलिस्ट इमेजरीज। अब हम इंडियन इमेजेस देखेंगे विच रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ द सिपॉयज एंड द रेबल्स। जो हमारी 1857 की वॉर थी, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द इंपीरियल रूल, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। Art and literature have helped in keeping alive the memory of 1857. The leaders of the revolt presented as heroic figures leading the country into battle. यहाँ पे हम देख सकते हैं झांसी की रानी, है ना, कैसे उनका एक पिक्चर बनाया हुआ है, एक लीडर की तरह दिखाया गया है रिवोल्ट के अंडर। हीरोइक पोएम्स लिखी जाती थी उनके बारे में, ठीक है, अबाउट द क्वीन, वो कितनी पावरफुल थी, वो कितनी करेजियस थी, विद द स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड द रेन्स ऑफ हर हॉर्सेस इन द अदर। ये डिस्क्राइब किया गया है इस पिक्चर को। क्लियर है? रानी ऑफ झांसी वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ मैस्कुलिन फिगर चेजिंग द एनिमी, स्लेइंग ब्रिटिश सोल्जर्स एंड वेलियंटली फाइटिंग टिल हर लास्ट। ठीक है भैया, हम सब कैसे बड़े हुए हैं, हमने क्या सुना है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सबने सुना है। लाइक कितनी फेमस ये पोएम्स हैं, सेइंग्स हैं और पेंटिंग्स हैं जो अभी तक जेनरेशंस और जेनरेशंस को इंस्पायर करती हैं, राइट? सो लाइक अ मैन शी फॉट, शी वॉज द रानी ऑफ झांसी। Clear? In popular prints, Rani Lakshmi Bai is usually portrayed in battle armor with a sword in one hand and riding a horse. Clear है? A symbol of the determination to resist injustice and alien rule. Done? चलिए. So this was all about our chapter number 11, Rebels and the Raj. हमने बहुत कुछ सीखा about the revolt of 1857, how it was shaped, क्या outcome था, क्या क्या emotions थे, and who were the leaders involved.
सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है. आपका एक छोटा सा जेस्चर मेरी बहुत मदद करेगा. सबसे पहले तो रिव्यू डालो कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आपको चैप्टर, इज इट वर्थ योर टाइम. एंड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन मेक यूज आउट ऑफ दिस. क्लियर है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यू आर एट ह्यूमैनिटीज. हैप्पी लर्निंग.